हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जो मॉक टेस्ट। आज हमारा रहेगा मॉक टेस्ट नंबर 10, जो कि रहेगा पीआरटी 2000 जो रहेगा पीआरटी 2020 का पेपर रहेगा। कल हमने टीजीटी 2020 का किया था, आज पीआरटी, फिर कल करेंगे हम 2019 के पेपर कल से। तो जो हमारा 2017 तक के मैं सभी पेपर आपको करवाऊंगी, उससे पहले के इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, 2017 तक के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का वह स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पे अधिगम अंतरण से जो क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग से। तो ये ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग 3 टाइप की होती है, मैंने आपको बताई थी। 3 टाइप की होती हैं, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव और तीसरी होती है जीरो, जिसको बोलते हैं शून्य, जीरो ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं शून्य अंतरण। तो पॉजिटिव में पहले सीखा हुआ ज्ञान आगे सीखने में काम आता है। जैसे पहले बच्चे किसी ने साइकिल चलाना आता है तो उसको वो स्कूटी चलाने में मदद करेगा, ये पॉजिटिव अंतरण है। फिर नेगेटिव जो पहला सीखा हुआ ज्ञान बाधा उत्पन्न करे। जैसे हमने इंग्लिश में हम कुछ सीखते हैं, जैसे जो एक वचन से बहुवचन सीखते हैं, जैसे बॉयज़ के आगे अगर बहुवचन बनाना है तो बॉयज़ लगा देते हैं। इसी तरह लेकिन अगर हमें जो डबल एस वाले होते हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, हमें जैसे चेयर है, CHAIR, तो उसके आगे लगाएंगे तो चेयर्स हो गया। लेकिन अगर हमें लगाना है माउस के आगे, MOUSE, ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था, माउस के आगे लगाना है तो ऐसा आ गया लास्ट में, उसके आगे हम ES लगाते हैं। तो उसमें बच्चे को ये कंसेप्ट अच्छे से जल्दी से दिमाग में नहीं बैठेगा। वो जो हमने एस का जो कंसेप्ट सीखा है वो उसको क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा ES का कंसेप्ट सीखने में। तो इस तरह से आपको याद रखना है अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव ट्रांसफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। जीरो ट्रांसफर जो न बाधा उत्पन्न करे और न ही सहायक हो, वो होता है जीरो ट्रांसफर। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे किसी ने जो टीजीटी का कोर्स कर रखा, लेकिन उसने को बैंक में नौकरी लग गई, तो वो जो उसने जो कोर्स किया वो ना तो उसको बाधा उत्पन्न करता है और ना ही उसको सहायक होता है बैंकिंग नौकरी में। तो इस तरह से वो जीरो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसने पूछा गया है नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो फ्रायड ने 5 अवस्थाएं दी थी। सबसे पहली थी ओरल स्टेज, ये 0 से लगभग 2 वर्ष या इसको 1 वर्ष तक भी मानते हैं, आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। दूसरी थी एनल स्टेज, जिसको 2 से 3 वर्ष तक होती है ये। और तीसरी थी हमारी फैलिक स्टेज, और चौथी थी लेटेंसी स्टेज। और पांचवी कौन सी थी, पांचवी थी हमारी जेनिटल स्टेज। तो ये आपको याद रखनी है, पांचों की पांचों। तो ये जो तीसरी हमारी थी फैलिक स्टेज, ये 3 से 6 साल होगी, और लेटेंसी स्टेज 6 से 12 साल, और 12 से ऊपर की जो थी वो आती है हमारी जेनिटल स्टेज में। तो ये आपको 5 स्टेज बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। इनमें से बस यही पूछा जाता है कौन सी स्टेज नहीं है, कौन सी स्टेज है। और अगर इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा तो सिर्फ ओरल स्टेज में क्या करता है, बच्चे का मुख ज़्यादा कार्य करता है। तो कामुकता का जो क्षेत्र होता है वो उसका मुँह होता है, क्योंकि उसमें उसको बच्चे को ज़्यादा चीज़ें वो मुंह से ही करता है। जैसे कोई भी खिलौना देते मुंह में ले लेता है, दूध पीता है मुंह से, तो इसलिए इसका जो कामुकता का क्षेत्र फर्स्ट स्टेज में मुंह होता है। दूसरा स्टेज एनल स्टेज में बच्चा 2 से 3 वर्ष का हो जाता है। और इस स्टेज में क्या है, बच्चे को टॉयलेट कराने का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, ताकि बच्चा टॉयलेट करना सीख जाए। तो इसमें जो कामुकता का जो क्षेत्र क्या होता है, इसमें जो कामुकता का क्षेत्र गुद्दा होता है, जिसको हिंदी में गुद्दा बोलते हैं या एनल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होता है। तीसरा हमारा है फैलिक स्टेज। 3 से 6 साल। इस अवस्था में बच्चे को जो लैंगिक अंग होते हैं वो कामुकता के क्षेत्र होते हैं। इसमें जो बच्चा है अंतर कर पाता है कि मैं लड़का हूँ और या फिर लड़की हूँ। और इसमें जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है या फिर जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो दोनों विकसित होते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो बच्चा है वो अपने जो लड़का है वो अपने
जो लड़का है वो अपनी माता के प्रति आकर्षित होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो लड़की है वो अपने पिता के प्रति उसका जो प्यार है वो बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी कौन सी रहेगी? नेक्स्ट हमारी रहेगी जो लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में बच्चा का जो कामुकता का क्षेत्र जो सामाजिक कार्य होते हैं वो होते हैं इस जो, क्योंकि 6 से 12 साल का बच्चा हो जाता है। सामाजिक कार्य इसमें बच्चा जैसे कि समाज में चल रहे जो भी कार्य, जैसे लड़कियों के द्वारा कुछ भी सीखना, चित्रकारी करना, पेंटिंग सीखना, ये सब कार्य किए जाते हैं। तो इसमें जो कामुकता का क्षेत्र सामाजिकरण। लास्ट वाला हो गया हमारा जेनिटल स्टेज। इसमें जो जननांग होते हैं वे हमारे कामुकता के क्षेत्र होते हैं, जिसमें बच्चा 12 से ऊपर का जो पीरियड होता है वो जेनिटल स्टेज में आता है, 12 या 13 से ऊपर का। तो 13 से ऊपर का जो पीरियड होता है वो जेनिटल स्टेज में आता है। तो उसमें क्या होता है, जो जननांग क्षेत्र हैं वो हमारे क्या होते हैं, कामुकता के क्षेत्र होते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो विपरीत लिंगी आकर्षण ज़्यादा होता है। और जो पहली जो स्टेज है, जो बाल्यावस्था में जो क्या होता है, होमोजीनियस होता है कि लड़के लड़के के प्रति आकर्षित होता है, लड़की लड़कियों के प्रति। लेकिन जो हमारी उसमें किशोर अवस्था में क्या होता है, विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, आपको पता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसमें ये जो पुरुष क्रियात्मक अवस्था ये पियाजे की रहेगी। नेक्स्ट है पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? पुनर्बलन के दो तरह का, पुनर्बलन की 2 अनुसूचियाँ होती हैं, और पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। अगर प्रकार पूछा जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक सतत पुनर्बलन और एक आंतरिक पुनर्बलन। सतत का मतलब जो कंटिन्यूस दिया जाता है, और दूसरा अगर अनांतरिक का मतलब है जो अंतराल में दिया जाए। तो 2 प्रकार पूछे जाएं तो 2 होते हैं, लेकिन अनुसूचियाँ पूछी जाए तो अनुसूचियाँ भी 2 होती हैं। एक वेरिएबल चर अनुपात, और दूसरी कौन सी होती है, फिक्स्ड रेशो जिसको बोलते हैं। तो ये 2 होती हैं फिक्स्ड इसी तरह। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो अनुसूची रहेगी वो वेरिएबल रहेगी, क्योंकि बच्चे को अंतराल में हमें क्या करना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा, एक तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ क्या है? तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है, मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकता, तो इसमें क्या है, उपयुक्त पुनर्बलन की कमी है, उनके अनुभव की कमी है, उन जीवों की सुस्ती है, या फिर अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, लर्निंग पर अफेक्ट है किसका, बायोलॉजिकल जो लिमिट्स है उनका। तो क्योंकि जो मछली है वो उड़ नहीं सकती, मछली क्या करती है, तैरती है, तो ये उसकी लिमिट है। तो ये जो इनकी जो जैसे उल्लू, आदमी भी नहीं उड़ सकता, वो भी उसकी आदमी की क्या होगी, कमियां हैं। तो इसके ऊपर ये अधिगम के ऊपर ये उसकी लिमिट्स हैं। तो नेक्स्ट है शेपिंग की संकल्पना दी गई है। तो ये जो शेपिंग का कंसेप्ट है ये किसने दिया था, थोंडाइक, पाब्लो, स्किनर, या इनमें से कोई तो स्किनर के द्वारा दिया गया है शेपिंग का जो कंसेप्ट है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यवहार सिखाया जाता है बच्चे को, और एक क्रम में सिखाया जाता है। और इस क्रम में जो भी चरण होते हैं उनमें बच्चे को या तो पुनर्बलन दिया जाता है पुरस्कार के रूप में, या दंड दिया जाता है, और अंत में बच्चा उस व्यवहार को सीख जाता है। तो शेपिंग की जो संकल्पना है किसने, बी एफ स्किनर ने दी थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चा 2 साल या 3 साल का है और उसको जो हमें क्या टॉयलेट करना सिखाना है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। टॉयलेट करना हम उसको अनुकरण से, निर्देशन से, या फिर ऐसे नहीं सिखा सकते। उसको क्या करेंगे, या तो उसको क्या व्यवहार पुरस्कृत करके सिखाएंगे, इसको स्टेप टू स्टेप बताना होता है। तो इसमें ये जो शेपिंग की संकल्पना है ये किसने थी, स्किनर ने दी थी। ऐसे व्यवहार को सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जब बच्चा जो कि हम उसको निर्देशन से, डायरेक्शन से नहीं सिखा सकते, कोई बच्चा ना देख के सीख सकता उस व्यवहार को, तो ऐसे व्यवहारों को सिखाने के लिए शेपिंग कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो सेल्डन ने, मैंने कल भी बताए थे, 3 प्रकार दिए थे, एंडोमॉर्फिक, दूसरा रहेगा मेसोमॉर्फिक, मेजो या मेसोमॉर्फिक, और तीसरा रहेगा एक्टोमॉर्फिक। और एक्टोमॉर्फिक, और कल हमने इसके जो अनुपात है वो देखे थे। इसमें क्या आएगा, एंडोमॉर्फिक मोटे ताजे होते हैं तो 7-1-1 ऐसे था, और इसका 1-7-1, और इसका जो एक्टोमॉर्फिक का था 1
17। तो इस तरह था ये जो टीजीटी में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एस्थोमॉर्फिक किससे संबंधित नहीं है, सेल्डन से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व मापन की लगभग 2 ही विधियां हैं ज़्यादातर, एक तो शब्द साहचर्य और सोपान विश्लेषण। ये आपको रट लेनी है, अगर पूछे जाए तो आपका नंबर बिल्कुल पक्का है इसमें। तो ये 2 विधियां बिल्कुल जो शब्द साहचर्य और सोपान विश्लेषण, ये मनोविश्लेषणात्मक विधि रहेंगी। तो लेकिन यहाँ पर फ्री एसोसिएशन के वो भी हमें मनोविश्लेषण के साथ जाएंगे, लेकिन जो साक्षात्कार विधि है ये क्या है, ये रहेगी व्यक्तिनिष्ठ विधि रहेगी। और ये कौन सा अप्रक्षेपी विधि रहेगी, किसकी, व्यक्तित्व मापन की। नेक्स्ट है, एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है तो वह अन्य पहलू की उपेक्षा करता है। तो पियाजे ने क्या कहा है, तो पियाजे ने इसको क्या कहा है, जब परिस्थिति के पूर्ण पहलू को भूल जाता है और सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देता है। तो ये जैसे गिलास में पानी है, एक छोटा गिलास है, एक चौड़ा गिलास है, तो बच्चे को बस ये हमने पानी लिया और इसमें इतना पानी और उतना ही पानी इसमें, यह पानी इसमें डाल दिया, यही पानी, और ये इतना हो गया। तो बच्चा क्या चीज़, बस पानी के ऊपर ध्यान दे रहा, वो नहीं दे रहा कि गिलास चौड़ा है, संकरा है। तो ये हमारा क्या रहेगा, सेंट्रिज्म रहेगा। क्या रहेगा, सेंट्रिज्म रहेगा। सीरीजन जो क्रमबद्धता क्या होता है, सीरीज में लगाना किसी भी। अनुकूलन, ये भी इसका कंसेप्ट है। अनुकूलन में 2 चीज़ें आती हैं। अनुकूलन में क्या होता है, अनुकूलन में क्या किया जाता है, अनुकूलन में बच्चे को जो अनुकूलन है वह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान था जो नया ज्ञान प्राप्त करता है, उनके मध्य संतुलन स्थापित करना ही अनुकूलन है। पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य संतुलन। लेकिन इसकी दो चीज़ें हैं अनुकूलन में, 2 चीज़ें उसने बताई हैं। किसने, पियाजे ने। एक बताई है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन तो अनुकूलन ही हो गया। इसकी 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो बताया है अकोमोडेशन और एक बताया है एसिमिलेशन। ये 2 कंसेप्ट इसी के हैं, अनुकूलन के ही, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, नया ज्ञान, एसिमिलेशन में नए ज्ञान को ऐड करता है, नई चीज़ों को ऐड करता है अपने व्यवहार में, और इसमें मॉडिफाई कर लेता है अपने व्यवहार में। अकोमोडेशन में मॉडिफाई कर लेता है व्यवहार में, ये आपको ध्यान रखना है। तो एसिमिलेशन में ऐड करता है, अकोमोडेशन में मॉडिफाई कर लेता है अपने व्यवहार को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। तो संलीनता युक्त, ऑटिज्म जो चिल्ड्रन है उनके जो बालक के शिक्षण की विधि कौन सी है। तो ऑटिज्म बालकों के शिक्षण की विधि कौन सी रहेगी। ब्रेल लिपि हमें पता है अंधों की होती है, लुइस ब्रेल ने दी थी। टेलर फ्रेम भी अंधों के लिए है। बच गया कौन सा, PECS। तो ये रहेगी किसकी भी, इस संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि रहेगी, PECS। आपको ध्यान रखना है, आगे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी पिक्चर्स, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या रहेगी, पिक्चर्स एक्सचेंज कम्युनिकेशन और सीक्वेंस। आपको लिख लेना है ये, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सीक्वेंसेस की फुल फॉर्म रहेगी, अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग होता है। प्राथमिक पुनर्बलन जो हम बच्चे को पहली बार दे रहे हैं कुछ चीज़ या फिर पुनर्बलन कुछ भी, तो प्रशंसा, एक बिस्किट, बहुत अच्छा कहना। तो प्राथमिक पुनर्बलक में ये तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सही जो बोर्ड ने माना है वो एक बिस्किट माना। तो बच्चे को एक बिस्किट देना ज़्यादा प्रभावी होगा प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में। तो ये आपको ध्यान देना। डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी अधिगम अक्षमता है। तो ये क्या रहेगी, अधिगम अक्षमता। तो इसमें 3 पूछी जाती हैं। पठन संबंधी रहेगी हमारी डिसलेक्सिया, और गणित संबंधी रहेगी, गणना संबंधी कौन सी रहेगी, डिसकैलकुलिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 2 व्यक्तियों ने दिया है। पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई हैं और कोहलबर्ग ने भी दिया है। तो जिसमें उसने 2 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताई हैं, बार बार पेपर में आता है। तो इसका जो अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो पियाजे ने दिया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है।
तो जो ग्रुपिंग करने का जो कंसेप्ट है वो डेवलपमेंट किस एज में हो जाता है, संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त में। तो जो ग्रुप करता है बच्चा, सीरीज में लगाता है चीज़ों को या फिर समूह में इकट्ठा करता है, तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है, संरक्षण का भी, वो भी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है। औपचारिक में कौन सा होता है, जो अमूर्त जो चीज़ें हैं, संकल्पनाएं हैं, वो किस में हो जाती हैं, औपचारिक में हो जाती है। नेक्स्ट है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, निम्नलिखित में से पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की अवस्था है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, कभी सूरज ले लेंगे इसकी जगह, कभी लड़की ले लेंगे, कभी कुछ भी ले लेंगे, लेकिन जो हमारी जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनको मानव के रूप में, जीवित चीज़ के रूप में दिखाना, वो क्या होता है, एनिमिज्म होता है। तो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या होता है, एनिमिज्म होता है। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन तथा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। देखो ये आ गया क्वेश्चन, मैंने पीछे बताया था आपको कि संशोधन। तो यहाँ पे देखो मॉडिफाई वर्ड लिखा है, तो मॉडिफाई आए तो क्या करना है, हमें अकोमोडेशन के साथ जाना है। तो क्या रहेगा हमारा, अकोमोडेशन। और लेकिन मॉडिफाई न करके यहाँ पे लिख जाता ऐड कर लेता है, तो ऐड आ जाता है, तो उसमें किस में जाएंगे हम, एसिमुलेशन के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अनुकूलन की दो क्या है, जो अनुकूलन है उसके दो स्टेप हैं, किसने, पियाजे ने दिए थे। और अनुकूलन क्या है, नए ज्ञान और पुराने ज्ञान में संतुलन स्थापित करना हमारा अनुकूलन है। और इसके भी दो कंसेप्ट हैं, एक अकोमोडेशन और एक एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में तो वो अपने ज्ञान में ऐड कर लेता है चीज़ों को, नई चीज़ों को, और अकोमोडेशन में मॉडिफाई करके वो व्यवहार में अपना चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है, वो एगोची के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, तो उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो ये वाइगोत्स्की ने एक कंसेप्ट दिया था कि एक बच्चा है वह अगर बिना किसी सहायता के कोई भी कार्य करता है, जैसे पढ़ाई कर रहा है, बगैर कोचिंग के कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसके आए कितने, 80 नंबर्स, सॉरी थोड़ा कम ले लेते हैं, 60 नंबर। लेकिन उसने कोचिंग ली, कोचिंग किससे लेगा, अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले से, मोर नॉलेजेबल यू, जिसको किसने बोला है, वाइगोत्स्की ने बोला है। तो उससे ली और फिर उसकी जो बच्चे का जो है वो लेवल बढ़ गया। तो यहाँ पे बच्चा का जो है वो लेवल बढ़ गया, लेकिन अब उसके कितने नंबर आए, अब उसके जो नंबर आए वो आए 80। अगर हम 80 में से 60 लेस करके जो अंतर आया उसको तो हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो हमारा जीडीपी हो गया। लेकिन ना तो इसमें बीच का अंतर पूछा है, दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, इसकी ऊपरी सीमा पूछी है। तो यहाँ पे ऊपरी सीमा मतलब बच्चे ने जो सीखा है, टोटल जो चीज़ सीखी है वो पहले वाला भी आ गया और नए वाला भी आ गया। और वो किसकी सहायता से, जो मोर नॉलेजेबल जो पर्सन है उसकी सहायता से उसने सीखी है। तो उसमें क्या आएगा हमारा, तो ये जो उसने जो सीख रहा है कोचिंग वाले, तो वो तो उसका क्या होगा, वास्तविक विकासात्मक स्तर। लेकिन जो समिष्ट विकास का क्षेत्र हो गया, जो अंतर है इसका। लेकिन अगर ये पूछा है कि बच्चे ने जो सीख लिया है तो वो क्या हो सकता है, वो ज़्यादा संभावित विकास का क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या माना है एसएससी ने, संभावित विकास का क्षेत्र यही आएगा इसमें। और जो अगर दोनों प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मैंने बता दिया, दोनों का अंतर होता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को पूछा जाए, जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है और इस कार्य में जो भी कार्य करता है, ये प्रोसेस कहलाई जाती है स्कैफोल्डिंग। और इस अगर क्वेश्चन में स्कैफोल्डिंग दिया होता तो उसका आंसर हम स्कैफोल्डिंग भी लगा सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य यह विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। तो यहाँ पे है कि कौन से पद का तात्पर्य है कि विद्यार्थी का सही उत्तर की संभावना बढ़ा देगा। जैसे कि बच्चे को हम कुछ भी मोटिवेट करते हैं, वो अगर सही कर रहा है तो चीज़ों को, तो उससे और उसका उत्तर क्या बढ़ेगा, सही बढ़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रमोट, सलाह। तो इसमें जो राइट आंसर क्या आएगा, प्रमोट आएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, मस्तिष्क उद्वेलन में तो बच्चा खुद से कार्य करता है, चीज़ों को खोजता है। लेकिन प्रमोट करना बच्चे को मतलब थोड़ी बहुत हम मदद कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रमोट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सजेशन में सिर्फ सजेशन दिया जाता है, उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी बच्चे को हम
वो संकेत नहीं देते कि आप ये कर, तो प्रमोट में थोड़ा बहुत संकेत दिया जाता है बच्चे को, जैसे अब ये ऐसे होगा, जैसे कोई भी हम ट्रिक बता दे, एक सम करवा दिया टीचर ने कि ये ऐसे होगा, फिर कोई 2-4 सम बच्चे को करने के लिए दे दिए, तो वो क्या होगा, उसका संकेत दिया उसने, आपको ऐसे करना है ये काम। नेक्स्ट है मॉडलिंग आधारित है। मॉडलिंग हमें पता है अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी है उससे संबंधित रहेगी, क्या, मॉडलिंग रहेगी। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा भी इसका जो पूछ लिया सिद्धांत सामाजिक सोशल लर्निंग से ये संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट है ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या। तो ये बिल्कुल जो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, वैसे आपको याद रखना पड़ेगा। ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब, किसने डिस्क्राइब किया था, ये कैनर ने किया था। ऑटिज्म शब्द को पहली बार डिस्क्राइब किसने किया था, कैनर ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। निरीक्षणात्मक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसमें पूछा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से कौन सा कंसेप्ट संबंधित नहीं है, तो अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, लेकिन प्रिपरेशन किससे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से संबंधित। नेक्स्ट है ब्रोफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि का उदाहरण है। तो उसके जो सिबलिंग होते हैं, जो उसके भाई बहन होते हैं, वो माइक्रो सिस्टम का सबसे पहला जो उसका जो है उससे भाग इसने 5 दिए हुए हैं। माइक्रो सिस्टम, एक्जो, मैक्रो, सबसे लास्ट में दिया है क्रोनो सिस्टम, एक मेजो सिस्टम भी दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई, वहाँ से आप देख लेना, उसमें ये भी चीज़ें बताई मैंने इसमें कौन सा पार्ट आता है। तो सबसे पहले में तो उसका आता है उसके भाई परिवार, और दूसरे में आता है उनसे अंतरक्रिया, दूसरा मेजो। तीसरे में क्या आता है, तीसरे में आता है जो बाहर की चीज़ें हैं, स्कूल है, मीडिया है, ये सब तीसरे में आता है, आप एक बार उसको देख लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो ब्रूनर ने कौन सी नहीं दी, ब्रूनर ने 3 दी हैं, सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इनएक्टिव स्टेज। तो लेकिन ये जो वाली स्टेज है ये ब्रूनर ने नहीं दी, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे स्लोवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है। तो ये जो मेयर और स्लोवे ने, सबसे पहले तो आपको याद रखना है इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उससे संबंधित रहेंगे, लेकिन इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाएगा, डेनियल गोलमैन को जाता है। तो इसमें इसने पूछा कि भावात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में क्या शामिल नहीं है। तो समझ भी है भाई, भावात्मक बुद्धि से प्रत्यक्षण, परसेप्शन भी भावात्मक बुद्धि से संबंधित होता है, और मैनेजमेंट भी, लेकिन जो रचना है वो भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत दिया था उसने, इनसाइट थ्योरी दी थी, इनसाइट लर्निंग। नेक्स्ट है दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, ये कौन सी अवस्था रहेगी। कोई भी चीज़ है बच्चे के सामने लाएंगे तो वो मानेगा कि है, लेकिन उससे हटा लेंगे तो कि वो सोचता है कि है ही नहीं, तो वो पहली वाली अवस्था में, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिषेधी बिंदु पर है। तो ये रहेगा एजुकेशनल साइकोलॉजी का। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग की संकल्पना अभी आ गई है, वाइगोत्स्की ने दी थी। नेक्स्ट है एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण का, बालिका के रहेगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और अगर बच्चे का पूछे, बॉयज़ का पूछे तो वो ओडिपस ग्रंथि रहेगा। नेक्स्ट है अपने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट किसने कहा, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट का, वो कहा है जॉन लॉक ने। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।